हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड AIML। तो आज हम लोग एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस को क्विकली रिवाइज करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं फॉर बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो एक्सपेक्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब हम लोग प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं। एक्सपेक्टेशन को आप रिलेट कर सकते हो विद द एवरेज एंड मीन वैल्यू फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी वाला सीरीज, है ना। और वेरिएंस का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट होता है ना, इट इज सेम फॉर बोथ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बस डिफरेंस ये होता है कि जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस की बात करते हैं ना, तो वहां पे हम लोग सैंपल डेटा पे वेरिएंस को कंप्यूट करते हैं, वहाँ पे हमारे पास डेटा होता है। लेकिन यहाँ पे इन प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक्चुअल डेटा नहीं होता है, तो इसको हम लोग थियोरेटिकली कंप्यूट करते हैं बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट। तो हमने सबसे पहले देखा था कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में डिफरेंट नोटेशन जो कि यूज होता है फॉर PMF, PDF एंड CDF। तो पीएमएफ एंड पीडीएफ के हेल्प से हम लोग किसी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करते हैं और सीडीएफ के हेल्प से हम लोग अप टू ए पॉइंट प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करते हैं। नोटेशन क्या होता है कि पीएमएफ का नोटेशन होता है स्मॉल p, पीडीएफ का नोटेशन होता है स्मॉल f। क्योंकि हम लोग इस पे किसी एक पॉइंट पे चीज़ों को कंप्यूट करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं। तो पीएमएफ को स्मॉल p एंड पीडीएफ को स्मॉल एफ। लेकिन जब हम लोग सीडीएफ पे बात करते हैं तो उसका नोटेशन होता है कैपिटल एफ, है ना। तो ये नोटेशन हम लोग थ्रू आउट द प्रोबेबिलिटी वाला सीरीज इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पीएमएफ मतलब होता है, अगर मैं लिखता हूँ पी ऑफ यक्स, इसका मतलब होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल यक्स विल कंटेन वैल्यू यक्स। और अगर मैं लिखता हूँ CDF ऑफ यक्स, इसका मतलब होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल यक्स कंटेन वैल्यू लेस देन इक्वल टू स्मॉल यक्स। तो कैपिटल यक्स रैंडम वेरिएबल को डिनोट करता है और स्मॉल यक्स रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज को डिनोट करता है। तो हमने देखा था पुराने वाले लेक्चर में एक्सपेक्टेशन का इंट्यूटिव मीनिंग और वेरिएंस का इंट्यूटिव मीनिंग। अभी बस मैं आपको समराइज कर रहा हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट को, है ना। तो एक्सपेक्टेशन मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना। मतलब अगर मैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूंगा तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू आई कैन गेट, है ना। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है कि अगर मैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को 1 बिलियन टाइम्स या इनफिनिटली मेनी टाइम्स परफॉर्म करूंगा तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू आई कैन गेट, है ना। दैट इज एक्सपेक्टेशन। तो चूंकि हम लोग कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कंप्यूट करते हैं यूजिंग द प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला, है ना। तो फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम लोग एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करते हैं बाय यूजिंग वेटेड एवरेज, है ना। एक्सपेक्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं नॉर्मल एक्सपेक्टेशन का बात करूं या मीन वैल्यू का बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज कंप्यूट करते हैं, है ना। लेकिन जब हम लोग प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं एक्सपेक्टेशन का मतलब, तो यहाँ पे हम लोग वेटेड एवरेज कंप्यूट करते हैं, जहाँ पे हम लोग हर एक वैल्यू को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। स्मॉल p का मतलब पीएमएफ, और पीएमएफ डिस्क्रीट के लिए एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी होता है। तो हम लोग हर एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका हम लोग सम करते हैं। तो इसको हम लोग वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं समेशन। लेकिन जब हम लोग कंटिन्यूअस में आते हैं तो हम लोग यहाँ पे समेशन यूज नहीं कर सकते, हम लोग डिस्क्रीट वैल्यू पे को ऐड नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो एक कंटिन्यूअस रेंज में लाई करता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन, जहाँ पे हम लोग हर एक वैल्यू को उसके पीडीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं। पीडीएफ समझो काइंड ऑफ हर एक पॉइंट का प्रोबेबिलिटी बताता है। तो हर एक पॉइंट को हम लोग उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके और उसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दोनों एक्सपेक्टेशन आप देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे समेशन की जगह पे यहाँ पे यूज करते हैं इंटीग्रेशन, और यहाँ पे पीएमएफ की जगह पे हम लोग यूज करते हैं पीडीएफ, ठीक है। तो हमने एक्सपेक्टेशन देखा कि कैसे कंप्यूट करते हैं फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल।
लेकिन जब बात वेरिएंस पे आती है तो यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला इट इज सेम फॉर बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना? तो वेरिएंस कंप्यूट करने के लिए हम लोग हर एक रैंडम वेरिएबल के वैल्यू का डेविएशन कंप्यूट करते हैं फ्रॉम द मीन या एवरेज वैल्यू, और उसका स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करते हैं, है ना? तो इफेक्टिवली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग रैंडम वेरिएबल के हर एक वैल्यू का एवरेज से डिफरेंस का स्क्वायर, है ना, और उसका एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करते हैं। मतलब आप ये समझो कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ स्क्वायर्ड डेविएशन, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे डेविएशन कंप्यूट कर रहे हैं और इसका स्क्वायर कंप्यूट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज अ स्क्वायर्ड डेविएशन। तो हम लोग स्क्वायर्ड डेविएशन का एक्सपेक्टेशन कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज वेरिएंस। जब हम लोग इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे तो द फॉर्मूला विल चेंज टू दिस फॉर्मूला, है ना? ये फॉर्मूला को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। तो हमारा न्यू फॉर्मूला हो जाता है वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स, इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, है ना? याद करने के लिए आप इसको ऐसे सोच सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ अंदर का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बाहर का स्क्वायर, ठीक है? तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में हर एक जगह पे हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। लेकिन जो वेरिएंस का डेफिनेशन होता है ना, वेरिएंस के डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएंस में हम लोग ये देखते हैं कि हर एक सैंपल डेटा ऑन एवरेज मीन वैल्यू से कितना डेविएट करता है। तो इफेक्टिवली यहाँ पे हम लोग डेविएशन का एक्सपेक्टेशन निकालें कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेविएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेक्टेशन के कुछ प्रॉपर्टीज को, है ना? क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि आपको कंप्यूट करना पड़ सकता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, है ना? तो कभी कभी आपको इस तरीके का अगर इक्वेशन सॉल्व करना होगा, तो अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता है तो आप ये सारे फॉर्मूला की हेल्प से आप उसको ब्रेक डाउन करके उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू एक्स वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू प्लस एक्स थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स थ्री, है ना? तो अगर एक्स एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, अगर मेरा एक्स एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस में हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं और डिस्क्रीट में हम लोग समेशन यूज करते हैं। तो समेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू उसके हर एक वैल्यू को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हम लोग सम करें। लेकिन अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कंप्यूट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, है ना? जी एक्स एक फंक्शन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जी एक्स एक फंक्शन है जो कि है ए एक्स प्लस फाइव, और अब मुझे कंप्यूट करना है जी ऑफ कैपिटल एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू कैपिटल एक्स प्लस फाइव, है ना? तो अगर मुझे ये कंप्यूट करना है एंड दिस इज माय फंक्शन, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना? तो अगर मुझे फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ जीएक्स, तो इट इज नथिंग डिफरेंट, है ना? इट इज नथिंग डिफरेंट। हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग हर एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हम लोग उसका वेटेड एवरेज कंप्यूट कर रहे हैं, है ना? दिस इज वेटेड एवरेज, जहाँ पे हम लोग एक्स वन का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें, एक्स टू का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। मतलब इसको आप इंट्यूटिवली समझो कि हम लोग कंप्यूट क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करते हैं, इन्फिनिटली टाइम्स परफॉर्म करते हैं, देन व्हाट इज द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, लाइक डाइस को रोल करना, जहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 ये सारे पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है? और अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को 1 बिलियन टाइम्स परफॉर्म करता हूँ और उसका एवरेज कंप्यूट करता हूँ, तो व्हाट इज द वैल्यू, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 to 6 के बीच में हिलाई करेगा, है ना? तो उसके लिए हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना? अब मुझे फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, है ना? तो अगर मेरा एक्स का वैल्यू 0 1 2 3, अगर ये 4 पॉसिबल वैल्यू है और मेरा जो जी एक्स फंक्शन है ना,
वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, है ना? तो अगर आप देखोगे तो मेरा g ऑफ x कंप्यूट करता हूँ तो वो क्या होगा? इट विल बी 0, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 एंड 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9, है ना? तो अब मुझे इसका एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करना है, मुझे इसका नहीं करना है। तो अगर मुझे इसका एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करना है तो वो वैल्यू इसी रेंज में लाई करेगा। वो वैल्यू इसी रेंज में लाई करेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे? g ऑफ x1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, g ऑफ x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, g ऑफ x3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3। क्योंकि मुझे x का प्रोबेबिलिटी पता है, मुझे x का प्रोबेबिलिटी पता है, तो अगर मुझे e ऑफ gx निकालना है तो क्या करना करेंगे हम लोग? g ऑफ x1 को p ऑफ x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, g ऑफ x2 को p ऑफ x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, g ऑफ x3 को p ऑफ x3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग यहाँ पे x1, x2, x3 नहीं लिख रहे हैं, है ना? इसको आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल अगर अगर मेरा रैंडम वेरिएबल है 0, 1, 2, 3, ठीक है? और मेरा जो gx है ना वो है x प्लस 10, है ना? तो मेरा g ऑफ कैपिटल X क्या होगा? इट विल बी 10, 11, 12 एंड 13। तो अगर हम लोग e ऑफ x कंप्यूट करेंगे ना तो उसका वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में ही लाई करेगा। उसका एवरेज वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई करेगा। लेकिन जब हम लोग g ऑफ x का एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करेंगे ना, e ऑफ gx, तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? वो 10 से 13 के बीच में लाई करेगा। वो 0 से 3 के बीच में लाई नहीं करेगा, है ना? तो मुझे g ऑफ x का वेटेड एवरेज कंप्यूट करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे g ऑफ x का वेटेड एवरेज कंप्यूट कर रहे हैं, है ना? और प्रोबेबिलिटी में हम लोग x1, x2, x3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में हम लोग x के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है इसलिए हम लोग सेम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे दोनों इक्वेशन को ना तो इट इज़ एक्ज़ैक्टली सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस हम लोग x1 की जगह पे gx1 यूज़ करें, x2 की जगह पे gx2 यूज़ करें, लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम लोग x1, x2, x3 ही ऐड कर रहे हैं दोनों केस में, है ना? तो ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है जो कि आपको बार-बार यूज़ करना होता है, ठीक है? नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू दैट इज सी, है ना? क्योंकि अगर मुझे किसी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है, इट विल बी ऑलवेज सेम वैल्यू, इट इज वेरी ट्रिवियल, है ना? क्योंकि वो वेरी हो ही नहीं रहा है। एक्सपेक्टेशन हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट में फाइंड करते हैं क्योंकि वैल्यू कैन वेरी, वैल्यू कैन चेंज, तो वहां पे होता है एक्सपेक्टेशन, है ना? लेकिन जहाँ पे फिक्स आउटकम है, तो वहाँ पे तो कुछ भी एक्सपेक्टेशन का सेंस नहीं बनता है। इसीलिए कांस्टेंट वैल्यू का एक्सपेक्टेशन होता है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है? उसी तरीके से अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ c टाइम्स x कंप्यूट करता हूँ, तो वो होता है c इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, है ना? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइस रोल करता हूँ, है ना? तो उसका वैल्यू 1 से 6 के बीच में हो सकता है ना? तो अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x कंप्यूट करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल इट इज़ 3.5 फॉर एग्जांपल, है ना? अब अगर मैं बोलता हूँ e ऑफ 5x क्या होगा, है ना? तो वो बस 10 इंटू 3.5 हो जाएगा, वो बस 35 हो जाएगा, है ना? बाकी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रैंडमनेस में कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है ना? इवन दो हम लोग उसको फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं, है ना? तो चलिए इसको फॉर्मूला से डिराइव करके देखते हैं। तो हम लोग ये वाला पार्ट कॉपी करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सी टाइम्स एक्स क्या होगा? अगर मैं सी को एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सी एक्स को हम लोग जी एक्स मान सकते हैं, है ना? तो सी को जब जी एक्स मानेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्स की जगह पे आ जाएगा सी एक्स आ जाएगा इंटू पी ऑफ स्मॉल एक्स, ठीक है? हम लोग सी को बाहर ले लेंगे और इधर हो जाएगा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, और दिस इज इफेक्टिवली ई ऑफ एक्स, है ना? मेरा जो एक्सपेक्टेशन हुआ ई ऑफ सी टाइम्स एक्स दैट इज इक्वल टू सी टाइम्स ई ऑफ एक्स, है ना? तो आप इसको प्रूव कर सकते हो, बट हमारा मेन गोल है इसको इंट्यूटिवली समझना। जब आप इंट्यूटिवली समझोगे मैथमेटिक्स को, तभी आप उसको रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। आप प्रूफ से यूज नहीं कर सकते हो, आप फॉर्मूला याद करके यूज नहीं कर सकते हो, आप उसको समझ के यूज कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं ई ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई।
अगर मेरे पास 2 डिफरेंट रैंडम वेरिएबल x एंड y है, तो अगर मुझे उसका एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करना है, देन दैट इज़ ई ऑफ x प्लस ई ऑफ y। इसको भी आप इससे प्रूव कर सकते हो, बट आप बस इसको याद रखो, ये सारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b, है ना? एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम लोग एक अलग मान सकते हैं, इसको हम लोग x मान सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग y मान सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस y क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ b, और कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन b ही होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ ax हो जाएगा, यहाँ पे a बाहर निकल आ जाएगा, है ना? बाई दिस लॉजिक, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है ना, अगर आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे एक एक रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है, तो उसको आप डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ऑन होल फंक्शन, आप डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन को आप उस एक्स पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या करता है? वो रैंडमनेस का एवरेज कंप्यूट करता है। तो रैंडमनेस इज कंट्रीब्यूटेड ओनली बाई एक्स, इट इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाई सम कांस्टेंट वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन का कांस्टेंट वैल्यू पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं होता है। तो इफेक्टिवली ई ऑफ एक्स प्लस बी कंप्यूट करना, दैट इज ए इंटू ई का एक्स कंप्यूट करना प्लस बी। अब हम लोग देखते हैं वेरिएंस के कुछ प्रॉपर्टी को। तो वेरिएंस का डेफिनेशन हमने क्या देखा था? वेरिएंस बताता है कि ऑन एवरेज रैंडम वेरिएबल के वैल्यू मीन वैल्यू से कितना डेविएट करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा? वो 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू में कुछ भी वेरिएंस नहीं है, वो कांस्टेंट है, तो दैट इज 0, है ना? हम लोग इंट्यूटिवली सारे को देख रहे हैं, हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रूफ इज बोरिंग, मैं प्रूफ नहीं जाऊंगा। अगर आपको प्रूफ जानना है तो आप गूगल पे रेफर कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है? तो वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इट इज 0, क्योंकि उसमें कुछ भी वेरिएंस नहीं हो रहा, कुछ भी डेविएशन नहीं हो रहा है ना? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वो ऑलवेज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वेरिएंस क्या है? 0। नेक्स्ट इज वेरिएंस ऑफ c इंटू एक्स क्या होगा? इट इज सी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, है ना? इसको आप प्रूफ कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना? इसको हमने देखा था कि दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। तो आप इसके हेल्प से आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो, है ना? क्योंकि वेरिएंस क्या है? अगर मैं लिखता हूँ वेरिएंस ऑफ c इंटू एक्स, तो दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ c इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ सी एक्स का होल स्क्वायर, है ना? और ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ सी इंटू एक्स का होल स्क्वायर। और हमने देखा था एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इंटू एक्स क्या होता है? दैट इज कांस्टेंट इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो सी स्क्वायर यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से सी बाहर आएगा, और चूंकि ये पूरे पे स्क्वायर है तो सी पे भी स्क्वायर एप्लीकेबल होगा, तो इट विल सी स्क्वायर। अब हम लोग सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, या फिर अंदर का स्क्वायर माइनस बाहर का स्क्वायर, और इसको हम लोग कहते हैं सी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, है ना? तो हमने इसको प्रूफ किया। हम लोग प्रूफ को जितना ज़्यादा हो सके हम लोग प्रूफ को अवॉइड करेंगे, हम लोग इंट्यूटिवली सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, टू इम्प्रूव आवर इंट्यूटिव थिंकिंग, है ना? अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा सिंप्लीफाइड है ना, ये जो हमारा सिंप्लीफाइड वेरिएंस का ओरिजिनल फॉर्मूला है, उसको हम लोग बाय यूजिंग अबव प्रॉपर्टीज जो कि हमने देखा है, उसके हेल्प से हम लोग इसको इसमें डिराइव करेंगे, है ना? इसको इसमें डिराइव करेंगे बाय द लर्निंग्स जो कि हमने ऊपर देखा था, है ना? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना? तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ अंदर का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बाहर का स्क्वायर, है ना? तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला जो आप देख रहे हो टर्म, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूलास को ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना? तो इसको हमने सॉल्व किया, तो इसे यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा टू इंटू एक्स इंटू ई एक्स, है ना? अब हम लोग दोनों साइड एक्सपेक्टेशन लगाएंगे।
दोनों साइड हम लोग एक्सपेक्टेशन लगाएँगे और एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग इसमें एक्सपेक्टेशन लगाएँगे तो दिस इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, है ना? वेरिएंस ऑफ एक्स, तो हमने इसको लिखा वेरिएंस ऑफ एक्स और हमने इधर एक्सपेक्टेशन लगाया, है ना? और हमने देखा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इट इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड, है ना? तो हमने इसको इस तरीके से अलग-अलग लिखा, है ना? हमने तीनों में एक्सपेक्टेशन लगाया, हमने हर एक टर्म में एक्सपेक्टेशन लगाया, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, तो अगर मैं यक्स लिखता हूँ ना, तो यक्स क्या है? यक्स एक रैंडम वेरिएबल है, इट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़, इट कैन होल्ड वैल्यू इन अ सेट और इट कैन होल्ड वैल्यू इन अ इंटरवल इफ इट इज़ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। लेकिन जब मैं लिखता हूँ ई ऑफ यक्स, है ना? तो अगर मैं किसी भी रैंडम वैल्यू का एक्सपेक्टेशन अगर मैं निकालता हूँ, तो इट विल बी सम कांस्टेंट वैल्यू, वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा। लाइक अगर यक्स मेरा एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे मैं डाइस को रोल करता हूँ और उसके आउटकम को एक रैंडम वेरिएबल से मैप करता हूँ, तो यक्स का वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन निकालता हूँ, तो फॉर एग्जांपल इट इज़ 3.5, तो यक्स वैरी करता है लेकिन एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट है, ठीक है? तो जब मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगाऊँगा और हमने देखा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सम कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट, है ना? तो जब हम लोग इसका एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करेंगे ना, तो देखो ये क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट वैल्यू होगा और कांस्टेंट पे एक्सपेक्टेशन लगाना इज़ एक्ज़ैक्टली इक्वल टू सेम कांस्टेंट वैल्यू, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है? यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसको आप अज़्यूम कर सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सी टाइम्स एक्स, और जहाँ पे सी क्या है? सी बराबर 2 टाइम्स ई ऑफ एक्स है। क्योंकि 2 टाइम्स ई एक्स एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, क्योंकि ई एक्स ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है और 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी वो कांस्टेंट ही होगा। तो हम लोग सी ऑफ एक्स का जब एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करते हैं, तो क्या होता है? सी इंटू ई ऑफ एक्स, है ना? तो उसी तरीके से ये दोनों टर्म बाहर आ जाएगा और इफेक्टिवली हो जाएगा ई ऑफ एक्स, है ना? तो ये वाला और ये वाला टर्म बाहर आ गया और इस यक्स के लिए हमने एक्सपेक्टेशन लगा दिया। तो इफेक्टिवली ये जो हो गया इट इज़ -2 ईएक्स का होल स्क्वायर, है ना? तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो जब ये -2 टाइम्स ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको इससे एक कैंसल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इफेक्टिवली ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, है ना? और हमने इसको प्रूफ किया। तो आई होप आपको एक गुड आइडिया मिला होगा एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और उनके प्रॉपर्टीज। ये सारे टॉपिक, ये सारे प्रॉपर्टी के हेल्प से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस फॉर बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यूज करने वाले हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, जब आप प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो आप इंटीग्रेशन के अंदर वाला पार्ट पे फोकस नहीं होता, क्योंकि इंटीग्रेशन वो एक कैलकुलस का पार्ट होता है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी में बात करते हो, तो एक बार जब आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देते हो ना, इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाता है। वहाँ से आपका कैलकुलस का नॉलेज शुरू होता है। तो हम लोग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला लॉजिक पे डिटेल में नहीं जाएँगे, बस हम लोग प्रोबेबिलिटी को लॉजिक को समझने का ट्राई करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।